हेलो वेलकम नमस्कार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लेखक एवं कवियों के उपनाम को कवर करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से लेखक या कवि किस युग के कवि हैं और इनकी महत्वपूर्ण जो होगी रचना इसको भी हम देखते चलेंगे। इनकी महत्वपूर्ण रचना तो याद रखेंगे लेखक और कवियों के उपनाम और यह किस युग के कवि हैं ये भी, और इनके रचनाओं को भी हम थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा। बहुत छोटी वीडियो होगी और आज की वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण स्थान आप हिंदी में दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये महादेवी वर्मा का आप चित्र देख रहे हैं। महादेवी वर्मा को क्या बोलते हैं? महादेवी वर्मा का उपनाम है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम इनको जानते हैं, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। इसको आप याद रखेंगे। अगर बात करेंगे कि महादेवी वर्मा किस युग की कवि हैं, कवित्री हैं, कवि तो नहीं, ये तो महिला है तो इनको कवित्री बोलेंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे किस युग की एक कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। अगर ये पूछे तो याद रखेंगे छायावाद युग की कवि हैं। किसकी दोस्तों? तो छायावाद युग की कवि हैं। कौन? महादेवी वर्मा। और आधुनिक युग की मीरा से नाम से इनको जाना जाता है। अगर इनकी महत्वपूर्ण रचना की बात करें दोस्तों तो महत्वपूर्ण इनकी रचना है जिसका नाम है दोस्तों नीरजा। एक इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रश्मि, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आप आगे देखेंगे यामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर इसके बाद आपका निहार और संध्या गीत, निहार और इसके बाद इनका एक महत्वपूर्ण है संध्या गीत। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। सबसे महत्वपूर्ण है यामा। याद रखेंगे यामा जो क्या है दोस्तों? तो इनका एक कविता संग्रह है यामा, जो कब लिखी थी? तो इसी के एवज में 1982 में। कब दोस्तों? तो यामा जो इनका कविता संग्रह है इसी के एवज में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब दोस्तों? तो 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया या सम्मान किया गया या पुरस्कृत किया गया था। यामा इनकी एक रचना थी इसी के एवज में। तो महादेवी युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। अगर बात करेंगे कहीं पूछे कि प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा किसे दी जाती है या किनका उपनाम है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का ये उपनाम है। प्रकृति के सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। इस बात याद रखेंगे। इनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। याद रखेंगे ये छायावाद युग के कवि हैं और छायावाद का विष्णु के नाम से भी इनको जानते हैं। इनका एक और उपनाम है जिसको हम लोग बोलते हैं छायावाद का विष्णु। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि भी इन्हीं को कहते हैं। आगे आप लोग एक और बात याद रखेंगे। अगर इनके बचपन का नाम याद करें दोस्तों तो अगर बचपन का नाम इनके था गोसाई दत्त। क्या था? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इनके बचपन का नाम था दोस्तों गोसाई दत्त। ये भी आप याद रखेंगे। छायावाद का विष्णु कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये बात को याद रखेंगे। अगर इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करें दोस्तों तो इनकी सबसे बेस्ट रचना है युगांत। याद रखेंगे, जो बहुत कम ही पूछता है लेकिन मैं बता दे रहा हूं युगांत है। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है युगवाड़ी। और इसके बाद है बूढ़ा चाँद। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे बूढ़ा चाँद। और इसके बाद चिदंबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चिदंबरा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो याद रखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवियों में सुमित्रा नंदन पंत को, या बचपन छायावाद का विष्णु, या बचपन का नाम गोसाई दास, युगांत, युगवाड़ी, बूढ़ा चाँद और चिदंबरा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों मैथिली शरण गुप्त बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त यह किस युग के कवि हैं। अगर पूछे तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के दोस्तों? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना भी है। याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से याद रखेंगे। हिंदी में इनको किन नाम से? तो मैथिली शरण गुप्त को हिंदी में दद्दा के नाम से भी जानते हैं या इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी भी गई है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्र कवि की संज्ञा या उपाधि किसने दिया है तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन दिए थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था राष्ट्र कवि की उपाधि। याद रखेंगे इनकी एक रचना थी जिस रचना का नाम था भारत भारती। क्या था दोस्तों? भारत भारती इनकी एक रचना थी। इसी के इवज में इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। इनको दद्दा भी बोलते हैं। मैथिली शरण गुप्त का ये दोनों उपनाम है। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यह किस युग के कवि हैं तो द्विवेदी युग के कवि हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और याद रखेंगे इनको प्यार से लोग दद्दा कहते थे। ये बात को अभी बता ही दिया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों एक मेरा छोटा सा आपसे विनम्र निवेदन आता है कि दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो एक अंदर से मोटिवेशनल जगता है और मैं आपके सामने और ऐसी वीडियो को लाने का प्रयास करता हूँ। आगे देखेंगे दोस्तों जयशंकर प्रसाद का उपनाम। जयशंकर प्रसाद को उपनाम या कौन से नाम से और जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम प्रसाद
प्रसाद है या इनको कलांधर के नाम से जानते हैं? कैसे दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम प्रसाद भी है और इनका उपनाम क्या है दोस्तों? कलांधर भी है। ये दोनों चीज को आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं को याद रखेंगे। छायावाद का प्रवर्तक की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं दोस्तों? तो छायावाद का प्रवर्तक बोला जाता है। छायावाद का प्रवर्तक बोला जाता है किनको दोस्तों? तो आपका जयशंकर प्रसाद को याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों इनकी रचना के बारे में, इनका उपनाम आपको पता ही हो गया, प्रसाद और कलांधर इनका उपनाम है। और इनकी रचना बहुत बेस्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछता है कि इनकी एक रचना है जिसका नाम है कामायनी। और इनकी और रचना जिसे आपको पता है कि अजात शत्रु भी इनकी रचना है। फिर इसके बाद आपका चंद्रगुप्त इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चंद्रगुप्त। इसके बाद इनकी एक रचना है जिसको बोलते हैं दोस्तों स्कंदगुप्त, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे इनकी एक रचना है जिसको हम लोग बोलते हैं कंकाल। और इसके बाद इनकी एक रचना है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों तितली। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हीं को हम बोलते हैं तितली। और इसके बाद एक रचना है आंधी और एक और देखेंगे दोस्तों इंद्रजाल। क्या है दोस्तों? इंद्रजाल। जो और रचना है लेकिन महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली, आंधी, इंद्रजाल, छायावाद युग के प्रवर्तक, इनका उपनाम प्रसाद और कलांधर से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अगला आप याद रखेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं आधुनिक युग का कवि। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि कहलाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि। और इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। याद रखेंगे आधुनिक युग के कवि कहलाते हैं या आधुनिक साहित्य हिंदी साहित्य के कवि कहलाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनका उपनाम क्या है दोस्तों? बच्चन है इनका उपनाम। इनका उपनाम बच्चन या हलावादी कवि इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको हलावादी कवि के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। और याद रखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि कहलाते हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि इनकी रचना के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है और बहुत चर्चाओं में रहती है दोस्तों, इसको आपको याद रखना होगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है मधुशाला। याद रखेंगे मधुशाला। और इसके बाद है दोस्तों मधुबाला। ऐसे ही याद रख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मधुशाला हो गया, इसके बाद मधुबाला हो गया और इसके बाद आपका मधु कलश हो गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक ही नाम में आ रहा है कि मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। और इसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर घोंसले का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर काफ़ी चर्चाओं में रहा दोस्तों। तो नीड़ का निर्माण, फिर और निशा निमंत्रण। याद रखेंगे निशा निमंत्रण इनकी बहुत ये क्या है दोस्तों? तो महत्वपूर्ण रचना है निशा निमंत्रण। याद रखेंगे निमंत्रण इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधु कलश हो गया, नीड़ का निर्माण फिर हो गया और निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की मुख्य ये रचना है। और याद रखेंगे इनका उपनाम पूछे तो बच्चन और हलावादी कवि के नाम से इनको जानते हैं। और याद रखेंगे आधुनिक युग के कवि इनको बोला जाता है। ये भी याद रखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि के नाम से इनको हम ये भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक के माध्यम से ही आपका एक छोटा सा मुझे प्यार मिलता है और आगे आपके लिए मैं वीडियो और लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेखक के कवियों के उपनाम में अब हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। इनका नाम ही रामधारी सिंह दिनकर है। याद रखेंगे अगर पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है तो रामधारी सिंह ही इनका नाम है और इनको दिनकर के नाम से जानते थे, तो इसलिए इनका पूरा नाम हम लोग बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर। या कहीं पर आपको रामधारी सिंह न लिख के केवल दिनकर दे दे तो आप याद रखेंगे यही है रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं का ये उपनाम है। इनको आप लोग याद रखेंगे। और याद रखेंगे यह कौन से युग के कवि हैं तो ये याद रखेंगे छायावादोत्तर युग या आधुनिक युग के कवि कहलाते हैं। याद रखेंगे जो छायावादोत्तर युग या आधुनिक युग के कवि कहलाते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसको आप याद रखेंगे उर्वशी। ये आप कुछ भी मत याद रखिए लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है इनके बारे में उर्वशी। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसको बोलते हैं रेणुका। और इसके बाद इनकी एक और रचना हुंकार को याद रखिएगा और कुरुक्षेत्र को याद कर लीजिएगा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम दिनकर है। और ये जो हैं दोस्तों आधुनिक युग या छायावादोत्तर युग के कवि कहलाते हैं, ये लेखक कहलाते हैं। ये बात को याद रखेंगे। और आपको एक बात और ध्यान देना होगा, इनकी महत्वपूर्ण रचना उर्वशी, रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब आगे हम बताएंगे दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जिनका पूरा नाम है। और याद रखेंगे फणीश्वर नाथ का उपनाम क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो फणीश्वर नाथ का उपनाम रेणु है। याद रखेंगे क्या है दोस्तों, रेणु है। याद रखेंगे 1921 से 1977, जन्म 21 और मृत्यु 77। याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। और इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है, आपको पता होना चाहिए, जो इनको उपन्यास के नाम से हम जानते हैं। पूछ भी देता है कि यह किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है, उपन्यास है जिसको बोलते हैं मैला आंचल। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मैला आंचल। मैला आंचल किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु का यह उपन्यास है। क्या है दोस्तों, मैला आंचल। और इसके बाद एक और इनकी कहानी है। क्या है दोस्तों,
दोस्तों, याद रखेंगे कहानी है बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है दोस्तों पंचलाइट। क्या है दोस्तों? तो पंचलाइट इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है और इनका उपन्यास है मैला आंचल, इसको आप याद रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु इनका उपनाम है, रेणु, याद रखेंगे। आगे देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखेंगे ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक में आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे। ये छायावाद युग के कवि हैं। कि कौन से युग के कवि हैं अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखेंगे ये छायावाद युग के कवि हैं, छायावाद युग के कवि हैं। इनका नाम है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखेंगे। और इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जानते हैं। इनका उपनाम है कई जगह लिखा हुआ मिला, तो मैंने सोचा कि आपको इनको अभी दिखाता हूँ कि एक भारतीय आत्मा, जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन आप इनको याद रखेंगे। इतना ही ध्यान रखिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है छायावाद युग के कवि हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना में आप लोग देखेंगे तो इनकी महत्वपूर्ण रचना मुझे मिली है समर्पण, याद रखेंगे समर्पण। और इसके बाद एक इनकी रचना है मरण, और इसके बाद इनकी एक रचना है ज्वार, और एक इनकी रचना है माता। और भी हैं लेकिन इनका इंपॉर्टेंट है समर्पण, मरण, ज्वार और माता, याद रखेंगे। छायावाद युग के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी और इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, बारीकियों से इस खबर को ध्यान रखते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं लेखक कवियों के उपनाम में। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों जिनका नाम है सूरदास। क्या है दोस्तों? इनका नाम है सूरदास, इसको हम ध्यान रखेंगे। जो आपके सूरदास हैं इनको किन नामों से जाना जाता है या याद रखेंगे, या कौन से युग के कवि हैं अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले देखेंगे जो सूरदास हैं वह भक्ति काल युग के कवि हैं। किसके दोस्तों? तो भक्ति काल युग के कवि हैं सूरदास, इनको आप ध्यान रखेंगे। और इनकी जो कविता है ना, याद रखेंगे, इनकी जो भी कविता हैं आप इसको ध्यान रखेंगे, वह ब्रज भाषा में लिखते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दे सकता है कि सूरदास किस भाषा में रचना करते थे। तो याद रखेंगे भक्ति काल के कवि तो थे ही थे, लेकिन ये ब्रज भाषा में क्या करते थे दोस्तों, रचना करते थे और श्री कृष्ण के चरित्र चित्रणों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्णन करते थे। ये भी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगर इनकी रचना के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको लिख कर नहीं, केवल मुँह से बोलकर बता रहे हैं। जैसे लिखिए, दिख दे रहे हैं, जैसे देखिएगा सूर सागर, याद रखेंगे। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? सूर सागर। इसके बाद सूर सुरावली और साहित्य लहरी, इनका सूर से ही नाम है। आगे देखेंगे सूर लगा तो सूरदास, सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी इनकी क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसको याद रखेंगे। भक्ति काल के कवि हैं और ब्रज भाषा में रचना करते थे, याद रखेंगे। और इनका एक उपनाम याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों, वात्सल्य रस का सम्राट इन्हें कहा जाता है। महान कवि सूरदास को याद रखेंगे। क्या कहते हैं दोस्तों? तो वात्सल्य रस का सूरदास को बोलते हैं, याद रखेंगे। वात्सल्य रस का सम्राट, याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहते हैं, तो जो वात्सल रस के सम्राट हैं वो सूरदास को बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे। भक्ति काल युग के कवि हैं और ब्रज भाषा में रचना करते हैं। और याद रखेंगे अष्ट छाप के कवि भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अष्ट छाप के कवि कहा जाता है। याद रखेंगे सूरदास को वात्सल रस का सम्राट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचना है। अब देख लेते हैं दोस्तों अष्ट छाप के कवि कौन कौन से हैं। अगर आपसे कहे कि अष्ट छाप के कवि निम्न में से कौन है तो आप बताएंगे अष्ट छाप के कवि में सूरदास आते हैं, कुंभन दास आते हैं, परमानंदन दास आते हैं, आपके कृष्णदास आते हैं, नंद दास आते हैं, आपके छित स्वामी कहलाते हैं, आपके गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज दास। ये जो आठों नाम देख रहे हैं यह अष्ट छाप के कवि कहलाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का उपनाम क्या है? तो कलम का सिपाही इन्हें बोला जाता है। मुंशी प्रेमचंद को क्या बोला जाता है? इनका उपनाम आपको मिल जाएगा कलम का सिपाही के नाम से। किन लेखक को जानते हैं? ऐसे प्रश्न बन सकता है कि कौन सा लेखक है जिसको हम कलम के सिपाही के नाम से जानते हैं या कलम का मजदूर, दोनों का नाम याद रखेंगे। कलम का मजदूर इनका उपनाम है या कलम का सिपाही भी इनका उपनाम है। और याद रखेंगे यह कौन से युग के कवि हैं अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे आधुनिक युग के कवि कहलाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों आधुनिक युग के कवि कहलाते हैं, जो 1918 से लेकर 1936 तक इनका ये समय रहा। समय सारणी भी याद रखना है तो याद रखेंगे आधुनिक युग के कवि हैं। और याद रखेंगे कलम का सिपाही और कलम का मजदूर इनका उपनाम है। और इनका महत्वपूर्ण रचना है जो मैं यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत ये चर्चाओं में रहते हैं जिसको बोलते हैं गोदान। याद रखेंगे एक इनकी रचना है जिसको बोलते हैं गबन। इसके बाद इनकी एक रचना है जिसको बोलते हैं दोस्तों निर्मला। और इसके बाद इनकी एक रचना है रंगभूमि और एक रचना है करम भूमि। याद रखेंगे। इसके बाद सेवा सदन को याद रखेंगे, सेवा सदन को याद रखेंगे। और इनकी एक रचना है ईदगाह। ईदगाह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। ईदगाह इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और दो बैलों की कथा, इसको तो आप भूलिएगा मत। दो बैलों की कथा किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की है, दो बैलों की कथा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, करम भूमि, सेवा सदन, ईदगाह, दो बैलों की कथा, ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचना है। और इनका उपनाम की बात करेंगे कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आधुनिक युग के कवि या छायोत्तर युग के कवि के नाम से इनको जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ
पे हैं आपके नागार्जुन। याद रखेंगे इनको आधुनिक युग का कबीर बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक युग का कबीर की संज्ञा किसे दी जाती है या किसका उपनाम है, तो याद रखेंगे ये नागार्जुन का उपनाम है। क्या दोस्तों? तो याद रखेंगे इनको बोलते हैं कि आधुनिक युग का कबीर। याद रखेंगे आधुनिक युग का कबीर किन्हें बोला जाता है, तो इनको बोलते हैं किनको दोस्तों? नागार्जुन को। और ये किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। याद रखेंगे ये आधुनिक काल के कवि हैं नागार्जुन। याद रखेंगे आधुनिक काल के क्या हैं दोस्तों? तो ये आधुनिक काल के एक कवि हैं या लेखक हैं, जिस भी भाव में आप देखिएगा। और इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी रचना के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनकी रचना में आपका मिल जाएगा युगधारा। इनकी महत्वपूर्ण रचना है युगधारा। और इनकी एक रचना है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों खिचड़ी। और इसके बाद इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है बाबा बटेश्वर नाथ। याद रखेंगे बाबा बटेश्वर नाथ इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से बताना चाहिए दोस्तों। तो याद रखेंगे आधुनिक युग के कबीर किनको बोलते हैं? नागार्जुन को। मैंने इस स्लाइड के माध्यम से इतना आपको बताया। और याद रखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल को पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।